नमस्कार दोस्तों। अपने भारतीय संविधान की इस प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे, जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी ने, या ऑप्शन डी राजीव गांधी जी ने। तो दोस्तों, आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी ने। आइए देखते हैं। भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी औद्योगिकीकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करने के साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई माना। उन्होंने मशीनों के प्रयोग के स्थान पर श्रम परक उद्योगों को अधिक महत्व दिया, ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके। उनकी ग्राम स्वराज्य की अवधारणा के तहत ग्राम ऐसी आर्थिक इकाई थे जहां के निवासियों की सभी आवश्यकताएं वहीं से के उत्पादकों से पूरी हो सकें। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 2 के विषय में चर्चा करेंगे। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 29, या ऑप्शन डी 32। तो दोस्तों, आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी 29 यानी 29। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं, जिन्हें पंचायतों के कार्य क्षेत्र में सौंपा गया है। प्रश्न नंबर 3। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू होते हैं? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन हेतु छठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। छठी अनुसूची इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की अनुमति प्रदान करती है। सिक्किम और नागालैंड इसमें नहीं शामिल हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 109, ऑप्शन बी अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी अनुच्छेद 111, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा अन आपका ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 110। आइए इसके विषय में देखते हैं। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना हस्ताक्षर करके इसे धन विधेयक घोषित करता है। लोकसभा द्वारा पारित होने पर धन विधेयक राज्यसभा में विचार के लिए भेजा जाता है। यदि राज्यसभा विधेयक प्राप्त करने के 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा के पास उस विधेयक को वापस कर दे, तो लोकसभा उसकी सिफारिश उस पर विचार करेगी। यानी जो भी राज्यसभा ने अपने विचार दिए हैं, लोकसभा एक बार उस पर विचार करेगी। लेकिन लोकसभा को पूर्ण अधिकार है कि वह उन सिफारिशों को स्वीकृत करे या अस्वीकृत करे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी शिमला। तो दोस्तों, आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी मैसूर में।
भारतीय भाषा संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर में स्थित है। वर्ष 2019 में इस संस्थान ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन बी बेल्जियम में, ऑप्शन सी फ्रांस में या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों, आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन में। आइए देखते हैं, वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का सबसे पहले उदय हुआ था। दोस्तों, अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भाग 1 में, ऑप्शन बी भाग 2 में, ऑप्शन सी भाग 6 में या ऑप्शन डी भाग 9 में। तो दोस्तों, आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी भाग 2 में। भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लेखित हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन या ऑप्शन डी 120 दिन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी 60 दिन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के अनुसार संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी उदार बौद्धिकतावादी, ऑप्शन सी गांधीवादी या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानव अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति सकारात्मक है तथा यह गैर न्यायोचित हैं। दोस्तों, हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 5 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950। तो दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन
यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों, ये थे हमारे संविधान यानी भारतीय संविधान से संबंधित कुछ बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी व्याख्या। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।